ये कहानी भरतपुर गांव के सिड्डी परिवार की है, जिसमें हरिवंश सिड्डी अपने पत्नी और 3 बेटियों के साथ रहता है। हरिवंश पेशे से इंजीनियर है और वह अपने तीनों बेटियों को बहुत पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता है। गांव के सभी लोग हरिवंश को बेटियों के पढ़ाई के बजाय बेटियों की शादी के लिए पैसा जमा करने की सलाह देते हैं, मगर हरिवंश सिड्डी अपने मर्जी का मालिक है। वह गांव के लोगों की सलाह क्यों माने? वो किसी की नहीं सुनता सिवाय अपने। एक दिन रास्ते में ऑफिस जाते हुए हरिवंश को रास्ते में उर्मिला चाची मिलती है। बेटा, मैंने तुम्हें मना किया है ना बेटियों को इतना पढ़ाने से, मगर मैंने सुना है बेटियों को विदेश भेजने की तैयारी कर रहे हो। हाँ चाची, आजकल के बच्चे पढ़े लिखे होते हैं और अपने पैरों पर खड़ा होते हैं। मैं भी अपने बेटियों को बहुत पढ़ाना चाहता हूँ। पहले अपने पैरों पर खड़ा हो जाएं, फिर शादी के लिए सोचता हूँ। मगर बेटा, उनकी शादी। ओहो चाची, अभी तीनों बेटी बहुत छोटी हैं, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगा। इतना कहकर हरिवंश अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके ऑफिस पहुँचते ही उसे खबर मिलती है कि गांव में भूकंप आया है और सब बर्बाद हो गया है। वह तुरंत गांव की ओर रवाना हो जाता है और गांव पहुंचते ही देखता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। अरे ये सब क्या हो गया? मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। अब कैसे सब हो जाएगा? मेरे बेटियों को कैसे विदेश जाएगा और आगे की पढ़ाई कैसे करेगी? नुकसान तो पूरे गांव की हुआ है, मगर भगवान की कृपा है कि हम में से किसी को कुछ नहीं हुआ। सभी लोग गांव खाली कर दो, सरकार ने कहा है अभी और बड़े भूकंप आने वाली है। जल्दी से जल्दी गांव खाली कर दो। देखते ही देखते सभी गांव वाले नदी पार करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। सभी नदी किनारे खड़े होकर नाव की इंतजार करने लगते हैं। इनमें से हरिवंश का परिवार भी अपने बारी का इंतजार करने लगता है। हरिवंश किसी सोच में डूबा था, तभी पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। हरिवंश पलट कर देखता है तो वह डर जाता है। खून से लथपथ एक आदमी उससे कहता है, बहुत इंतजार करवाया है तूने, अब आखिरकार हमारे पकड़ में आ ही गया है, अब नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। हरिवंश उस आदमी को देखकर डर जाता है। वह आसपास देखता है, सभी लोग नॉर्मल थे। ऐसा लगता है हरिवंश के अलावा किसी को वो आदमी नजर ही नहीं आ रहा। कौन हो तुम? मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? आत्मा कुछ कहती, तभी हरिवंश की सबसे छोटी बेटी कहती है, पापा, कब से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, बहुत देर हो चुकी है, हमारा नाव का नंबर ही नहीं आ रहा। अब तो हमें बहुत जोर से भूख लगी है पापा, अब क्या करें? जल्दी कुछ सोचो पापा। हा, क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं ना इंजीनियर। अपनों के साथ कुछ बुरा होता है तो हमें चैन नहीं मिलता। ठीक कहा ना इंजीनियर। तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? तभी हरिवंश की नज़र नदी पर चल रही नाव पर पड़ी। यहाँ से ऊंची आवाज़ें आ रही है। नाव नदी के बीचों बीच हटकुलियाँ खाने लगती है। तभी हरिवंश की नज़र नाव के नज़दीक आत्माओं पर पड़ी। कुछ लोगों को पानी में गिराने की कोशिश कर रहे हैं। जो आदमी पानी में गिरता वो आत्माएं उनको एक एक कर पानी में गिरा देती और उनका गला मरोड़ देती, और कुछ लोग उनका खून पीने लगती हैं। इतना भयंकर मंजर देखकर हरिवंश मन में सोचता है, इन आत्माओं को आदमियों से प्रॉब्लम है। हम लोग नाव पर जाते तो हम लोग के साथ भी यही हादसा होता, हमें और मेरे पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाते। ऐसा क्या हो रहा है हमारे साथ में? इतना सोचते हुए हरिवंश गांव की ओर उल्टा भागने लगा और उसके परिवार वाले उसको वापस आने को कहते। तभी उसकी चाची जोर से बोलती है, अरे कहाँ जा रहे हो आप? वहाँ गांव में खतरा है, लौट जाइए। हाँ पापा, वापस आ जाइए ना पुलिस, मत जाइए, मत जाइए ना पुलिस, मत जाइए ना पापा, मत जाइए। मगर हरिवंश किसी की नहीं सुनता और गांव की ओर भाग जाता है।
जैसे ही हरिवंश गांव में पहुंचता है, देखता है वहां कोई नहीं है और अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। हरिवंश अपने उजड़े हुए गांव को चारों तरफ से देखता है। तभी उसकी तरफ भागता हुआ एक आत्मा दिखाई देता है। हरिवंश वहां से जान बचाते हुए भागता है। हरिवंश भागते भागते थक जाता है और एक सरकारी बिल्डिंग के पास बैठ जाता है। वहाँ भी सब कुछ उजड़ा हुआ दिखाई देता है। तभी दो छोटे बच्चों की आत्मा उसकी तरफ आते हुए नजर आती है और हरिवंश के पास आकर कहती है, अंकल, हम तो मासूम से बच्चे थे ना, आपने हमें क्यों मार दिया? अब आपका नंबर है। नहीं बच्चों, हम बच्चों को क्यों मारूंगा? मैं भी एक बच्चों का बाप हूँ। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अब तो मेरा परिवार भी अकेला है। हरिवंश मन में ऐसा सोच रहा होता है, तभी एक भयानक चेहरे वाली औरत हरिवंश के पास आता है और उनसे कहती है, अपने परिवार से इतना प्यार करते हो तो दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचते? अब तुम मरोगे, बहुत बुरी मरोगे। तुमने बहुत गलत किया है, तुम्हारे वजह से मेरा परिवार उजड़ गया है। अब तुम्हारा नंबर है। हरिवंश ये सब देखकर इधर उधर भागता है। भागते भागते नदी के किनारे आ जाता है और देखता है जहाँ वह खड़ा है वहाँ कोई नहीं है। तभी उसकी नज़र नदी पर जा रही नाव पर पड़ी और आत्माएं उस पर हमला कर देती है। ये सब देख के हरिवंश को बहुत डर लगा और मन ही मन सोचने लगा, ये सब मेरे साथ में क्या हो रहा है। तभी गांव की तरफ से आत्माएं उसकी तरफ दौड़ती हुई आती है। अब हमारा बचना नामुमकिन है। हे भगवान, हमारे परिवार का ख्याल रखना। तभी आत्माएं हरिवंश के पास पहुंच जाती हैं और हरिवंश पर हमला कर देती हैं। उसका पांव पत्थर से टकराता है और वह गिरते गिरते बचता है और वह भागते हुए बचने की कोशिश करता है। तभी वह देखता है नदी पर एक पुल है। अरे ये क्या हो गया? अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं था, अभी यहाँ पुल कैसे बन गया? लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले से यहाँ पुल रहा होगा। हरिवंश बिना कुछ सोचे समझे उस पुल पर चढ़ जाता है। वहाँ से दूसरी तरफ भागने की शुरू कर जाता है। भागते भागते वह पुल के बीचों बीच आ जाता है। वहाँ पहुँचते ही नदी के दूसरी तरफ नजर आ जाती है, जहाँ उसका परिवार उसे बुला रहा होता है। पापा आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तुम सब ठीक हो? सब तुम लोग वहीं रहो, हम जल्दी आ जाऊंगा। हरिवंश कुछ कदम जैसे ही आगे दौड़ता, दो बच्चों की आत्माएं उसके सामने खड़ी हो जाती हैं। हरिवंश ये सब देख के डर जाता है। वह इधर उधर देखता है, वहाँ बहुत सी डरावनी आत्माएं उसकी तरफ घूर रही होती हैं। अब मेरा बच पाना बहुत मुश्किल है। मुझे तो अपना कसूर भी पता नहीं है। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी वहाँ से एक आत्मा हरिवंश से कहती है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसकी वजह से मेरा पूरा परिवार छिन गया है। इस आदमी को जिंदा रहना बहुत खतरनाक है। हमने इसे छोड़ दिया तो न जाने कितनों को मौत के घाट उतार देगा। नहीं, तुम लोगों को गलत प्रेमी हो गई है। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। तभी एक आत्मा हरिवंश से कहती है, हरिवंश तुमको याद है जब सरकार की तरफ से सरकारी स्कूल बनाने का ठेका तुमको नहीं मिल रहा था, तुमने घूस के पैसे देकर ठेका हासिल कर लिया। ओ, बहुत साल पहले टेंडर की बात कर रहे हो? हाँ, वो टेंडर मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए था। मेरी बेटियां शहर में पढ़ने जाती हैं, वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा है। मैं गांव में रहने वाला इंजीनियर, उसके सपनों को कैसे पूरा करता? मैंने रिश्वत देकर उस टेंडर को हासिल कर लिया। किसी को इस बात से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हरिवंश के इतना कहते ही वो स्कूल के बच्चे उसके सामने आ जाते हैं और हरिवंश से कहते हैं, अंकल, आप वो टेंडर नहीं लेते तो आज हम जिंदा होते। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है, आपने अपने भविष्य का ध्यान रखा लेकिन गांव के गरीब बच्चों का ध्यान नहीं रखा। आपने घूस देकर टेंडर अपने नाम किया
पर उसमें भी पैसा बचाने के चक्कर में घटिया मटेरियल से स्कूल बनवा दिया, जिसकी वजह से स्कूल बिना किसी वजह के टूट कर गिर गया और हम जैसे सैकड़ों बच्चों की जान चली गई। आप वो टेंडर नहीं लेते तो आज हम जिंदा होते। हरिवंश का मुंह कुल्ला का कुल्ला रह जाता है। वह कुछ कहते इससे पहले गांव की एक औरत उससे कहती है, इंसान नहीं, तू राक्षस है, राक्षस। तू मेरे बच्चों की जान ले ली, तू और मेरे पति को खा गया, तू मरेगा, तेरे घर वाले तेरे मरने की तमाशा देखेंगे। तभी वहां दो आत्माएं निकलती है और हरिवंश को उल्टा लटका देती हैं। हरिवंश उनसे कहता है, मेरा कसूर माफी लायक तो नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। तभी आत्माओं की शक्ति से वह गोल गोल चक्री के समान घूमने लगता है। तुमने जो किया है उसकी माफी नहीं, सजा मिलनी चाहिए जो हम देंगे। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। हाँ, तुझे हम भेजने ही वाले हैं। तभी वो आत्माएं वहां से एक एक कर गायब होने लगी और हरिवंश वहां उल्टा लटका रहा और देखता है आसपास और भी उसके साथ में उल्टा लटका हुआ आदमी है। वे लोग थे जो उसके साथ में गलत काम कर रहे थे। इस तरह हरिवंश को अपने बुरे काम का फल बहुत बुरे तरीक़े से मिला। इसलिए किसी भी सूरत में बुरे काम नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना दोस्तों।